देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीलिया फ्लैजिला स्टार्ट किया था। सीलिया फ्लैजिला जो वो सेल से निकलने वाला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फाइबर के जैसा होता है। जैसे हमारे बॉडी में हेयर पाए जाते हैं, बॉडी हेयर, वैसे ही इस कोशिकाओं में भी बॉडी हेयर पाए जाते हैं, जिसे हम या तो सीलिया बोलते हैं या फ्लैजिला। सीलिया छोटा होता है और फ्लैजिला थोड़ा बड़ा होता है, दोनों में यही अंतर होता है, वरना दोनों जो है, दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला जो है, यह सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ होता है, हेयर लाइक होता है, हेयर के जैसा होता है, और इसका काम होता है सेल को मूव करना, है ना। सेल जैसे जो नाव वगैरह में जो डंडा होता है, उससे क्या होता है कि डंडा को इधर उधर करने के बाद नाव आगे बढ़ता है। उसी तरह ये सीलिया और फ्लैजिला जो है, ये पानी में इस तरह से वेव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सेल जो होते हैं आगे पीछे हो सकते हैं, इधर उधर गति कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा हुआ था पिछले क्लास में, सीलिया और फ्लैजिला। अब सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको बताया था कि जैसे ये देखो सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक आउट ग्रोथ निकला हुआ है। ये हेयर लाइक है, बहुत पतला होता है ना। तो इसे सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। सीलिया और फ्लैजिला का दो पार्ट होता है, एक तो इसका बेसल बॉडी, बेसल मतलब होता है बेस, और एक जो है ये लंबा सा पार्ट होता है जिसको हम सिलियरी बॉडी या एक्जोनिमा कहते हैं। इसका नाम है सिलियरी बॉडी या एक्जोनिमा। तो यहाँ पर जो है हमने लिखा हुआ था पिछले क्लास में, जो बेसल बॉडी है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, मतलब जहां से सीलिया निकलती है उसी पार्ट को कहा जाता है बेसल बॉडी। या आप ऐसे कह सकते हो कि सीलिया फ्लैजिला बेसल बॉडी से ही ओरिजिनेट हुए। जैसे पौधे होते हैं ना, पौधे क्या होता है, वो मिट्टी से पकड़ के उसका जड़ पौधे को खड़ा करता है, उसी के जैसा ही बेसल बॉडी भी समझ लो वो मिट्टी है, और सीलिया और फ्लैजिला जो है उसका पेड़ पौधा है। तो बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रियोल के जैसा होता है ना, सेंट्रियोल के जैसा होता है। सेंट्रियोल इससे जस्ट पहले पिछले क्लास में पढ़ाए थे, आप लोग को पीडीएफ चला गया, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। पीडीएफ वगैरह चल गया है, तो सेंट्रियोल कर पाए थे, उसके बाद सीलिया फ्लैजिला। तो बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो होता है सीलिया बनाती है, सेंट्रियोल बनाती है। उसके बाद एक्जोनिमा, एक्जोनिमा जो है मेन पार्ट जो है सीलिया फ्लैजिला का, एक्जोनिमा होता है, जिसको हम लोग सिलियरी पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इधर अब जो है एक्जोनिमा का हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर बनाया था, और ये स्ट्रक्चर आप लोग देखो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। हमने देखो सीलिया, मान लो ये सीलिया है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला हुआ है, इसको क्या किया है, इसको इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद इस तरह से देख रहे हैं। अब इस तरह से देखेंगे तो गोलाकार स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके अंदर जो भी चीजें वो आपको दिखेंगी। तो सीलिया या फ्लैजिला को काटने के बाद जब देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इसको समझाना है, इसके बाद इसको लिखना भी है। तो देखो यहां पर सबसे पहले ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सीलिया को ढक करके रखता है ऊपर से, ठीक है। सीलिया निकलती है बाहर, ऊपर ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकलता है। जैसे बैलून को अंदर से उंगली करोगे तो उंगली बाहर आएगा, बैलून उसके ऊपर कवर किए हुए आएगा। उसी तरह ये भी होता है, सीलिया फ्लैजिला निकलता है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी साथ में निकलता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो दो के ग्रुप में, है ना, ये एक्चुअली में ट्यूब होते हैं। इस तरह से ये ट्यूब है, इस तरह कटा हुआ भाग है ना, तो ऐसे पैरेलल इसके लेंथ के बहुत सारे ट्यूब होते हैं। तो यहाँ पर देखो दो ट्यूब, दो 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 इसे करके 9 ट्यूब होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना।
ये एक्चुअली में ये जो ट्यूब होते हैं यह माइक्रो ट्यूबुल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं सेल के अंदर, इनको माइक्रो ट्यूबुल कहते हैं। और ये चूंकि डबल है तो इसीलिए इसको डबलेट भी कहा जाता है ना। डबलेट माइक्रोट्यूबुल 9, बट क्या है सभी के सभी डबल है, डबलेट 9 है। और दो जो है वो आपको सेंटर में माइक्रोट्यूबुल, ये इस तरह से है ना, इस तरह से ट्यूब निकला हुआ है ना, कटिंग है। तो इसे कहा जाता है सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल की संख्या जो है वो 2 है। और यहां पेरीफेरल, ये हुआ पेरीफेरल, पेरीफेरी मतलब होता है चारों तरफ। पेरीफेरल जो माइक्रोट्यूबुल है ये टोटल 9 होते हैं, लेकिन सभी डबल होते हैं, जिसको कहा जाता है 9 डबलेट। ठीक है। उसके अलावा जो है सभी के सभी माइक्रोट्यूबुल जो हैं ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ब्रिज बना होता है सब में इस तरह से। रेड कलर का जो दिख रहा है ये इसको ब्रिज कहते हैं। तो इसको इसका नाम रखा गया है इंटर डबलेट ब्रिज, डबलेट के बीच का ब्रिज रखा गया है। ठीक है। और सेंटर में ये देखो, ये वाला रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है ये इस तरह का होता है ना, इस तरह से होता है। ये प्रोटीन का बना होता है जिसको हम लोग सेंट्रल सीथ कहते हैं। और यही क्या करता है, सेंट्रल दोनों माइक्रोट्यूबुल को घेरे हुए रहता है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि साइड में जो है पेरीफेरी में 9 डबलेट है, 9 डबलेट है, प्लस सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल है। तो इसका जो संरचना होता है 9 डबलेट प्लस 2 होता है, 9 प्लस 2 है ना, 9 प्लस 2 अरेंजमेंट इसको कहा जाता है। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना, 9 पेरीफेरी, 2 माइक्रोट्यूबुल सेंट्रल में होते हैं। तो इसको हम लोग अब लिखना चाह रहे हैं कि इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। समझ में आया सब क्या है? सबसे पहली बात, ये एक्सोनिमा है, मेन पार्ट सिलियरी बॉडी है। यह माइक्रोट्यूबुल से बना होता है ना। 9 माइक्रोट्यूबुल जो होते हैं वो पेरीफेरी में होते हैं, वो भी डबल डबल होते हैं। और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल होते हैं, वो भी सेंटर में होते हैं, ये माइक्रोट्यूबुल। और बीच में सेंट्रल सीथ भी होता है जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल को घेर करके रखता है। इसको क्या करता है, घेर करके रखता है। तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं लेकिन अगले पेज में। एक्सोनिमा का स्ट्रक्चर लिखना था उस फिगर के बाद। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं इसमें भाई? इन एक्सोनिमा, इन एक्सोनिमा 9 डबलेट पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स are found and 2 microtubule to central microtubules and 2 central microtubules found. So this arrangement is called 9 plus 2, यहां डबलेट हो जाएगा 9 प्लस 2, 9 डबलेट प्लस 2 अरेंजमेंट इसको कहा जाता है। उसके अलावा
पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल आपने देखा था कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल यह आपस में इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़ा हुआ था, रेड कलर का है ना, इस तरह से जुड़ा हुआ था। तो इस चीज को लिखेंगे डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स, है ना, माइक्रोट्यूबुल्स जॉइंट विथ each other by interdoublet ब्रिज, इंटरडबलेट ब्रिज से जुड़े हुए रहते हैं। उसके अलावा सेंटर में आपने देखा कि एक रेड कलर का इस तरह का सेंट्रल शीथ था, प्रोटीन का बना हुआ, वही सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स को घेरे हुए था, तो उसको भी मेंशन करना जरूरी है। तो यहां पर लिखेंगे एट सेंटर प्रोटीनियस, एट सेंटर प्रोटीनियस शीथ, सेंटर प्रोटीनियस शीथ present which includes central microtubule, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, ये हो गया सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। एक और पॉइंट था जिसमें आपने देखा था कि सभी के सभी जो डबलेट थे वह सेंट्रल शीथ से इस तरह से जुड़ा हुआ था, सभी के सभी डबलेट इस तरह से सेंट्रल शीथ से जुड़े हुए थे। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोक, रेडियल स्पोक। जिस तरह गाड़ी में आप लोग जानते हो कि गाड़ी के चारों तरफ पहिया होता है, बीच में एक्सल होता है, और पहिया और एक्सल के बीच में स्पोक होता है। गाड़ी में, रिक्शा में, है ना, साइकिल में, सभी में स्पोक होता है। इसी तरह यहां पर भी स्पोक होता है। ये जो इसको कहा जाता है रेडियल स्पोक। यह रेडियल स्पोक सेंट्रल शीथ को जोड़ती है पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, ये सभी पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, सेंट्रल शीथ is linked with peripheral microtubule by radial spoke। रेडियल स्पोक, ठीक है, रेडियल स्पोक से। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी इसको समझाया था, तो इसको हमने लिखा नहीं था, इसको लिख दिया। ये सीलिया का एक्जोनिमा जो है, मेन पार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर है। इसको एक बार और फिगर में देख लेना, फिगर अब दूसरे पेज में चला गया, अब वो नहीं आ सकता, उसको फिर इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग देख लेना एक बार जाकर के। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी
इधर सीलिया और इधर फ्लैजिला। बहुत इजी डिफरेंस होता है, कोई बड़ा चीज नहीं होता है, वो आप फिगर को ही देखोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो यहां पर सीलिया, सबसे पहली बात, सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल होते, शॉर्ट होते हैं, और फ्लैजिला जो है वो लेंथ वाइज लॉन्ग होते हैं। तो सीलिया आर शॉर्ट स्ट्रक्चर और फ्लैजिला जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। फ्लैजिला आर लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी बात, फ्लैजिला की जो संख्या होती है पर सेल बहुत ज्यादा होती है, देख रहे हो फिगर में। अब फ्लैजिला की जो संख्या होती है वो कम होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम सीलिया नंबर इज मोर पर सेल, प्रत्येक सेल में इसकी संख्या ज्यादा होती है। बट फ्लैजिला की संख्या जो होती है लेस नंबर में, बहुत कम संख्या में होता है। तीसरी बात, देखो सीलिया जो होती है उस, अब बहुत सारे सीलिया हैं, सब एक जैसे काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में। कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि एक साथ काम करना। जैसे आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे एक देखते होंगे वीडियो, उसमें क्या करता है, बहुत सारे सामान को सजा देता है मैनर में। अब एक सामान में गिराता है, सब गिरते हुए एक साथ जाता है कोऑर्डिनेट मैनर में, देखे हो, देखे हैं जी। तो वो कोऑर्डिनेट मैनर में अगर इधर उधर रख दोगे तो वो एक गिरेगा दूसरा नहीं गिरेगा, फिर वो देखते हो कितना बड़ा वीडियो होता है, बहुत दूर तक सजा होता है। उसी तरह सभी के सभी सीलिया कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं, मतलब सब एक साथ, सब अगर ऐसे ऐसे कर रहा है तो जितना सीलिया सब ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन फ्लैजिला जो होता है ये बड़ा होता है, बड़ा आदमी थोड़ा मनबड़ू होता है, बाहुबली होता है। तो ये मतलब बाहुबली जानते हो, दो बाहुबली एक साथ नहीं रह सकते, सब अपना अपना चलाएगा। तो कोई फ्लैजिला बोलेगा कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, हम वैसे नहीं करेंगे, हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो फ्लैजिला कभी भी कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क नहीं करता है। लेकिन सभी के सभी सीलिया जो होते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऑल सीलिया वर्क इन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक साथ, कोऑर्डिनेट मैनर, मैनर मतलब तरीका, है ना। बट यहां फ्लैजिला ऐसा नहीं करता है, फ्लैजिला नोट वर्क इन कोऑर्डिनेट मैनर। अब देखो एक और अंतर होता है दोनों में। देखो जैसे आप लोग अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो सीलिया आपको पैरामीशियम में भी मिल जाता है। पैरामीशियम सभी लोग पढ़े हुए हैं, ये एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होती है और जिसके पूरे शरीर में सीलिया पड़ा होता है। सीलिया ज्यादा होता है फ्लैजिला से, यह है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो होता है इसमें सीलिया दो काम में हेल्प करता है। जैसे इसको चलने में तो मदद करेगा, सब सीलिया इसी से करेगा, तो ये मूवमेंट करेगा, पानी में रहता है, पानी में रहता है पैरामीशियम। उसके अलावा मान लो यहाँ पे कोई फूड है, फूड है और पैरामीशियम वैसे पानी में रहता है जो स्थिर होता है, स्ट्रेंगनेंट वाटर। तालाब का पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है, नदी का पानी बहता है, तो यह रुके हुए पानी में रहता है। मान लो वहां पे खाना है, यहाँ पे प्रेजेंट है पैरामीशियम,
तो उस खाना को हम इसको लाना है अपने पास, तो क्या करेगा? बुलाएगा उसको। कैसे बुलाएगा? सब सीलिया क्या होगा, इस तरह का मूवमेंट करेगा, अब पानी का मूवमेंट ऐसे हो जाएगा और वो वाला पास आ जाएगा। अरे भाई बचपन में आप लोग नाव वगैरह चलाए हो, कागज वाला, थोड़ा दूर पानी में चल जाता है तो क्या करते हैं, ऐसे जब पानी को ऐसे से करते हैं तो पानी इधर आ जाता है, नाव भी आ जाता है। तो उसी तरह ये भी करता है, सब मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण ये जो फूड है इसके पास आ जाता है ना, पानी को उपज करके ले आता है। तो सीलिया का दो काम होता है, एक तो लोकोमोशन मतलब गति करने में, और दूसरा जो है फूड को कैप्चर करने में, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। लेकिन फ्लैजिला केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड इसका जरूरत नहीं होता, फूड को ये नहीं करता है। समझ रहे बात? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है गति, हेल्प इन लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग, फूड कैप्चरिंग। लेकिन इसका फ्लैजिला का काम ओनली क्या होता है, लोकोमोशन। हेल्प ओनली इन लोकोमोशन। तो यह सीलिया और फ्लैजिला का जो है ये डिफरेंस है, सीलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ होता है। पैरामीशियम में बताया हमारे शरीर में कई जगहों होता है, लेकिन मेनली जो होता है दो जगह होता है। जैसे यहाँ ट्रैकिया होता है जो फेफड़े में जाता है, और एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इस तरह से। अच्छा मान लो गोल है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो पार्ट होता है ना इसको कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब, फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है। इस फेलोपियन ट्यूब में पूरे के पूरे ट्यूब में आपको सीलिया दिखाई देगा। अब इसका काम क्या है, ये देखो जैसे ये गोल है, ये ओवड़ी है, ठीक है। इससे क्या होता है, ओभा बाहर निकलती है यहाँ पे, और ओभा को यहां से लेकर के यहां तक पहुंचना होता है। ये नली ऐसे लटकी हुई होती है दोनों तरफ से इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ ओभा यहाँ निकला है, इस ओभा को यहाँ जाना है, तो ड्यू टू ग्रेविटी जा नहीं पाएगा। तो कैसे जाएगा, तो ये जितने भी सीलिया हैं इस तरह से सबको इतना जोर मूवमेंट करेगा कि यह ओभा घुलटते लौटते क्या होगा, यहां तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर भी देखो सीलिया ने मूवमेंट में हेल्प किया, लोकोमोशन में हेल्प किया। दूसरी बात ये तो हो गया फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल में पाया जाता है। दूसरी बात हमारे ट्रेकिया में, यहां से जो है लंग्स स्टार्ट होता है ना, ये लंग्स नीचे स्टार्ट होता है। ये ट्रैकिया, ये पाइप होती है, श्वास नली होती है, यहीं से क्या होता है, हवा आता है इधर से, नाक से ट्रैकिया में जाता है हवा। तो यहां पर भी आपको जो है इस ट्रैकिया नली में भी आपको सीलिया देखने को मिलेंगे। ये सीलिया भी क्या करते हैं, जैसे हम लोग कुछ खांसते वगैरह हैं तो वो निकलता है, म्यूकस निकलता है। तो म्यूकस क्या होता है, ये ऊपर से नीचे फेंक देता है, यहां से देखते हो निकल के आता है, बाहर फेंक देते हैं, नहीं फेंकते। कुछ लोग तो घोंट जाते फिर, मतलब खांसी जो होता है घोंट जाता है, पेट में आ जाता है उसके, फेंक ही नहीं पाएगा। हम लोग फेंक ही नहीं पाते, बहुत लोग फेंक लेते ऊपर।
मुंह से उखाड़ के फेंक, हम लोग से नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सीलिया है, ये भी क्या करता है, ऊपर की ओर मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। दूसरी बात, आप लोग कभी कभी खाना खाते हैं तो वो खाना जो होता है हड़बड़ी में खा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो अचानक से फूड पाइप में न जाकर के विंड पाइप में चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है। तो बहुत जोर सरकते हैं हम लोग, इतना जोर सरकते हैं कि वो जो अनाज है वो इतना बाहर से नाक से बाहर निकल आता है, निकलता है ना, कोई कोई सड़कता है। तो यही सब हेल्प करता है उसमें। तो सीलिया आपको दो जगह, फेलोपियन ट्यूब और जो है आपको ट्रैकिया वगैरह में मिल जाएगा, और भी जगह मिलते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इसको जरा लिख लो, इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है इसको न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। आज बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे हिसाब से, 40 डिग्री है आज। वो तो खुला हुआ है आपका क्लासरूम, जो मतलब उतना पता नहीं चल रहा है, नहीं तो पैक अगर रहता ना तो बिना एसी लगाए आप लोग पढ़ भी नहीं पाते, अभी काम चल जाता है ना।
लिख लिया। फॉर्म भरा गया आप लोगों का? हो गया ना? लिख लिया। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा सारा का सारा सेल ऑर्गेनल खत्म हो गया है ना। अब हम लोग चलेंगे न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। इसमें 3-4 क्लास लग ही जाता है न्यूक्लियस में, थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद न्यूक्लियस का कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर देखा जाए तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि सेल में होने वाले अधिकांश जो फंक्शन होते हैं वह न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। चाहे अन्य फंक्शन भी है, जैसे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के बारे में पढ़े थे। इन सबको भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस भी कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इसे कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर या कंट्रोलर कहा जाता है। सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस ही करता है। तो यहां पर लिखेंगे न्यूक्लियस इज कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। सेल का कंट्रोलर या डायरेक्टर जो है वह न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात, आपको अभी बताया कि न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? या सेल में होने वाले हेरिडिटी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन सब को कंट्रोल करता है। पहले इसको लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या है वो सब। यहां लिखते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल हेरिडिटी, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम लोग को पढ़ा चुके हैं, ग्रोथ भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है रिएक्शन, सेल में होने वाले रिएक्शन। तो सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जैसे हमारे देश को कंट्रोल कौन करता है? सेंटर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही देश को कंट्रोल करती है। तो न्यूक्लियस को भी हम लोग केंद्रक कहते हैं, सेंट्रल पार्ट, है ना। तो यह रिएक्शन को मतलब कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सेल का बढ़ना या घटना, साइज का बढ़ना घटना न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम लोग अनुवांशिकता भी कहते हैं। हेरिडिटी मतलब होता है वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा माँ बाप से बच्चों में गुणों का ट्रांसफर हो। जैसे माँ बाप से बच्चों में गुण जाता है, उस घटना को ही कहा जाता है हेरिडिटी। आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में एक चैप्टर इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो न्यूक्लियस ये कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से न्यूक्लियस आप हटा लो, वो डेड कर जाएगा। मतलब सेल से अगर न्यूक्लियस हटा लोगे ना, वो सेल वहीं मर जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा वो। उसका मेन पार्ट ही आप लेके बह गए। आप एक माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्लोरोप्लास्ट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर न्यूक्लियस निकालोगे तो फर्क पड़ता है, पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे इफ न्यूक्लियस रिमूव फ्रॉम सेल देन इट मे डाई। ये मर भी सकता है ना, ये मर जाता है। तो न्यूक्लियस को हटाना सही चीज नहीं है।
अब न्यूक्लियस देखते हैं कहाँ पाया जाता है, इसका ऑकुरेंस कहाँ होता है। सबसे पहली बात आप लोग को बता चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है यह प्रोकैरियोट में फॉल्स टाइप का पाया जाता है। ऑकुरेंस, तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, बट एब्सेंट इन, दो जगह ये एब्सेंट होता है। एक तो आरबीसी में, कहा में, हमारे सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होते हैं शरीर में जितना भी है, लेकिन आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के जगह पे उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। तो यहां लिखेंगे, पहला जो लिखा है हमने, है ना, आरबीसी ऑफ मेमल्स, स्तनधारियों के आरबीसी में जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, बहुत बार पूछा जाता है। एक्सेप्ट, दो जीव होते हैं जिसके आरबीसी में भी जो है आपको न्यूक्लियस दिखेगा, एक्सेप्ट कैमल। कैमल मतलब होता है ऊंट, लामा एक तरह का ये भी जानवर होता है। कैमल और लामा ऐसे स्तनधारी जीव होते हैं जिनके आरबीसी में आपको न्यूक्लियस मिलेंगे। बाकी किसी भी मैमल्स में आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। कहाँ? आरबीसी में। याद रखने, ये नहीं कि पूरा सेल में ही ना हो। दूसरी बात, सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल ऑफ प्लांट, ये भी बहुत चर्चित मतलब कि सेल होता है सीव ट्यूब। यह फ्लोएम का पार्ट होता है। आप लोग अभी नहीं पढ़े हो, जाइलम फ्लोएम दो सेल होते हैं प्लांट के अंदर में, तो यह फ्लोएम सेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग क्या करो, इसको डायरेक्टली रट जाओ। सीव ट्यूब सेल और आरबीसी ऑफ मैमल्स में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे, है ना। और बाकी सभी यूकैरियोट सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, क्योंकि भाई बिना न्यूक्लियस का सेल संभलना ही मुश्किल है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं शरीर जो है आत्मा से मतलब आत्मा रहेगा तो शरीर रहेगा, आत्मा निकल जाता है तो मृत शरीर होता है। तो उसी तरह जो सेल का आत्मा है वो न्यूक्लियस ही होता है, बिना न्यूक्लियस के जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन दो तीन अपवाद हैं, उसको भी मान लोगे। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो नंबर की बात करें तो न्यूक्लियस की संख्या ज्यादातर एक ही होती है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में दो न्यूक्लियस भी होती हैं और कुछ कोशिकाओं में बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं। अगर एक न्यूक्लियस सेल में है तो उसे कहा जाता है मोनोकैरियोट, दो होते हैं तो डाइकैरियोट, और तीन होते हैं तो मल्टीकैरियोट। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, चार्ट बना के।
और लास्ट में बताया आपको मल्टी कैरियोट। मोनोकैरियोट, जाहिर सी बात है, मोनो मतलब वन होता है, डाई मतलब टू होता है, मल्टी मतलब मिनी होता है, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस होता है। तो यहां लिखेंगे सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस। यहां लिखेंगे सेल हैज टू न्यूक्लियस, और यहां लिखेंगे सेल हैज मल्टीपल न्यूक्लियस, है ना। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है इसका। जैसे मोनोकैरियोट मैक्सिमम सेल्स में पाया जाता है, मैक्सिमम सेल्स में आपको एक ही न्यूक्लियस सेल के अंदर मिलेगा। हम लोगों ने भी फिगर बनाया एक ही न्यूक्लियस। यहां पर इसका एग्जाम्पल याद रखना, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, है ना, दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जैसे पिछले फिगर में हमने बनाया भी है, इसमें देखो ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये मैक्रो है मतलब बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो पैरामीशियम ही है ये फिगर जो है, ये पैरामीशियम है। तो ये मैक्रो है और ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। छोटा बड़ा दो न्यूक्लियस होता है इसमें। और मल्टी कैरियोट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। अब देखो मल्टी कैरियोट दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सिनसाइटियम, और दूसरा जो टाइप है वो होता है कोइनोसाइटिक। कोइनोसाइटिक, दोनों में क्या अंतर होता है? सिनसाइटियम, यह कंडीशन तब आता है जब दो सेल हैं, ये दोनों सेल हैं, दोनों इसका न्यूक्लियस है, ये आपस में चिपक जाए इस तरह से। तो देखो यहां पर क्या, अरे भाई यहां पर दो न्यूक्लियस हो गया, है ना। इसी तरह बहुत सारे सेल अगर होंगे तो वो भी क्या होंगे, यहां पर देखो तीन सेल न्यूक्लियस हो गया, मतलब यहां क्या हुआ, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन मतलब क्या होता है, एक दूसरे में समा जाना। जैसे लड्डू देखो, लड्डू लड्डू दो लड्डू है, उसको लेकर के दोनों को मसड़ करके एक लड्डू बना सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज हो जाना। क्या बोलते हैं? फ्यूज हो जाना, है ना। तो उसी तरह ये देखो फ्यूज हो गया है सब। तो इस तरह का जो मल्टी कैरियोट होता है उसको कहा जाता है सिनसाइटियम। क्या बोलते हैं? यहां पर लिखेंगे हम लोग, व्हेन मल्टी कैरियोट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेल, फ्यूजन ऑफ सेल, दिस इज सिनसाइटियम। तो इसका एग्जाम्पल है, दो जगह इस तरह से होता है। एक तो फंगस में, फफूंदी में आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा हमारे मसल्स में, जैसे स्केलेटल मसल, मांस मतलब
हड्डी से जुड़ी हुई जितनी भी मांसपेशियां हैं उसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, और वो बने कैसे हैं? फ्यूजन के द्वारा। कैसे बने हैं? फ्यूजन के द्वारा। अब देखो एक और तरीका है मल्टी कैरियोट होने का। इसमें क्या होता है, देखो ये जैसे सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब होता क्या है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है लेकिन इसका सेल डिवाइड नहीं होता है, जिसके कारण सेल वैसा का वैसा ही रह जाता है, सेल वैसा का वैसा ही रह जाता है, और न्यूक्लियस जो है बहुत सारा बहुत भागों में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो कंडीशन है ये आपको, इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये सेल डिवीजन में आप लोग पढ़ोगे। तो कोइनोसाइटिक क्या होता है? यह एक मल्टी कैरियोट अवस्था है ना। कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है अवस्था। जब मल्टी कैरियोट अवस्था फ्यूजन ऑफ सेल से हो तो उसे सिंसाइटियम कहते हैं। अगर मल्टी कैरियोट अवस्था अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण हो तो इसी को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे मल्टी कैरियोट कंडीशन when multi-karyote condition takes place due to free nuclear division, then this is कोइनोसाइटिक। इसका एक एग्जाम्पल याद रखोगे, बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म भाई आपको समझ में नहीं आएगा, याद रखो बस ऐसे समझ लो। आप लोग नारियल देखे हो, नारियल का जो पानी है वही क्या है? इंडोस्पर्म। उसी को इंडोस्पर्म कहते हैं। नारियल का पानी और नारियल जो खाते हो उजला वाला, वो सब इंडोस्पर्म है। तो वो सब क्या है? इसी से बने हुए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। समझ रहे हो? तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको जरा लिख लेना है, इसको जरा लिख लेना है।